तो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारे पास बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री या कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री है। अगर चैप्टर का हमारे पास जो टॉपिक का ये जो चैप्टर टाइटल है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स हमारे पास जो फंडामेंटल्स की जो टर्म है ये रेफ़र करती है किसी भी चीज़ की बुनियाद को। अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास ये जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल रेफ़र करती है किसी भी चीज़ की बेसिक्स को, कि मतलब हमारे पास उस चीज़ की बेसिक क्या है। बेसिक या हमारे पास दूसरी ज़बान में इसको हम कहते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे। हमारे पास अगर इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट रीड है, मैं अगर इसकी मैं कोर्स आउटलाइन देखूँ मैं इस चैप्टर की, तो इसके अंदर मेरे पास है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशन, केमिकल स्पीशीज़, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग द इक्वेशन। अच्छा, बैलेंसिंग द इक्वेशन थोड़ा एक डिटेल टॉपिक है, तो इसको भी हम ये देखेंगे। मोड्स एंड एवोगाड्रो नंबर एंड केमिकल कैलकुलेशंस। इसके अंदर जो हमारे पास 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 जस्ट हमारे पास थ्योरी है, और 1.5 से लेकर 1.7 हमारे पास जस्ट प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स है। ये हमारे लिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हम जो न्यूमेरिकल का पोर्शन होते हैं वो थ्योरी के बाद हम ये वो पढ़ते हैं मोस्टली। हमारे लिए क्या कहते हैं, हमें पहले थ्योरी का समझ आना ज़रूरी है। जब हमारे पास थ्योरी की जब समझ आती है तो फिर हम ये न्यूमेरिकल की तरफ हम इसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। अब हमारे पास इसकी आउटकम्स क्या होते हैं या एसएलओस क्या होते हैं, ये बेसिकली ये वो कहते हैं कि आपका टारगेट क्या है कि इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ब्रांचेस का पता हो, हिस्ट्री का पता हो, सी एटॉमिक, C12 का पता हो। तो बहुत से आउटकम है। ये जस्ट अगर आप रीड कर लें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बट अगर आप रीड भी नहीं करते तो फिर अगर आप चैप्टर के अगर मेन टॉपिक्स की तरफ अगर आप वो जाते हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। एक चीज़ का समझना ज़रूरी है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री प्रैक्टिस से आती है। ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात ये केमिस्ट्री समझ आ जाए, आप सो के उठें और आपको केमिस्ट्री आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि एटलीस्ट 9th क्लास की लेवल के अंदर इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमारे पास कोई भी स्टूडेंट XYZ हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट एक दफ़ा केमिस्ट्री की बुक को पूरा गो थ्रू करें। और फ़ैब के महीने में, फ़ैब और मार्च जो हमारे पास एग्ज़ाम का जो सीज़न होता है, इसके अंदर एटलीस्ट हमारे पास जितनी भी आउटलाइंस हैं या बुक की समरीज़ हैं इसको गो थ्रू करें। तो हम ये वो देखेंगे कि ये समरीज़ को हम ये वो कैसे ये वो डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपके पास केमिस्ट्री बुक को गो थ्रू करना है कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट काफ़ी बेटर बिल्डअप हो तो आपके लिए इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप किताब के बगैर अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हो सकता है कि आपको वो टॉपिक समझ आ जाए, लेकिन जो हमारे पास बुक होती है वो हम बुक्स का जो हमारे पास जो फ़ायदा है कि हमारे को पता चलता है कि आज तक जो हमारे पास काम हुआ है XYZ कोई भी टॉपिक है, वो हमारे पास जो बुक्स हैं वो हमारे पास लिटरेचर की समरी होती है। मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास एक डेफिनेशन आती है इसको 5-6 लोग कहते हैं, 50 लोग कहते हैं। अब वो 50 लोगों में से जो सबसे आसान डेफिनेशन होती है या सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है वो किताब उसको रेफ़र करती है। अब अगर हम उसी किताब की बात को ही नहीं अगर वो सुनेंगे तो हमारे को वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ आता। मतलब आसान सी बात है कि बुक हमारे पास बहुत आसान फॉर्म में होती है, इसका लिटरेचर सबसे आसान समझने वाला है। तो जैसे इसके अंदर ये वो देखते हैं कि ये बताने का मकसद है कि आपका जो बुक रीडिंग है ये इसके साथ कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बगैर बुक पढ़े केमिस्ट्री सीख लें। केमिस्ट्री की समझने के लिए आपको बुक की हेल्प लेना ज़रूरी है। और बुक के अलावा भी हमारे पास दूसरे रेफरेंस मटेरियल होते हैं जिसके ज़रिए हम उसकी हेल्प लेते हैं। खैर, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है ये केमिस्ट्री का, इसके अंदर अगर हमारे पास मोस्टली अगर हम बात करें तो हमारे पास केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की ब्रांच है, या साइंस हमारे पास रिलेटेड टू केमिकल साइंसेस हम ये कह सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अगर समझने की ज़रूरत है तो केमिस्ट्री हमारे पास केमिकल साइंस है। केमिकल साइंस मतलब केमिकल से रिलेटेड है, और केमिकल्स मोस्टली हमारे पास अगर मैं कहूँ कि जैसे फिज़िक्स है, मैटर, फिज़िक्स के अंदर हमारे पास मैटर का डील है। इसके अंदर हमारे पास कंपाउंड का ज़्यादा डील है। कंपाउंड या एलिमेंट्स का
प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम ये पढ़ते हैं। केमिस्ट्री, फिज़िक्स और हमारे पास दूसरे ये जो साइंसेस हैं, ये शुरू में तो हमारे पास के कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, और आमतौर पर अगर आपने देखा हो कि बुक के जो चैप्टर नंबर 1 है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे वो फिज़िक्स का हो, तो उसके समहाउ जो हमारे पास उसके टॉपिक हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, राउंडिंग ऑफ डेटा होता है, और हमारे पास डिफरेंट एनालिटिक होते हैं, तो वो समहाउ तमाम बुक्स के अंदर वो चैप्टर हम देखते हैं केमिस्ट्री फिज़िक्स के अंदर सेम पाए जाते हैं। केमिस्ट्री हमारे पास किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, और फिज़िकल हमारे पास उस कंपाउंड का इंटरेक्शन है दूसरे कंपाउंड से। ये इसको ऐसा समझा जाए कि मिसाल के तौर पे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि हमने कोई एक सोल्यूशन बनाया किसी भी सॉल्ट का, तो जो सॉल्ट का जो सोल्यूशन बनाया, हमने एक गिलास लिया, और उस गिलास के अंदर हमने नमक या कोई भी चीज़ ये वो डाल दी, और मैंने उसका सोल्यूशन ये वो बना दिया। मैंने उसको जब नमक डाला और पानी में जब चम्मच घुमाया, तो वो नमक से वो सोल्यूशन हल हो गया, मतलब वो मेरे पास मिक्स है हो गया। अब नमक पूरे सोल्यूशन में घुल गया, ये केमिस्ट्री है। अब आपके नमक घुलने के बाद मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी चेक करूँ, ये मेरे पास मतलब वो देखता हूँ कि यार अगर मैं नमक के पानी में अगर मैं बिजली की तार लगाता हूँ या इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ, तो क्या ये करंट पास करेगा या वो नहीं करेगा। जैसे बैटरीज हैं, ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ज़रिए जो मेरा जो रिज़ल्ट आएगा, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, चार्ज वगैरह, वो मेरे पास फिज़िक्स में यूज़ होगा। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स की कॉमन एग्जांपल है कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स एक दूसरे के साथ बहुत इंटरलिंक हैं। आम तौर पे हम ये वो देखते हैं कि हम केमिस्ट्री को अलग सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन हमारे पास जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स है, ये समहाउ एक ही सब्जेक्ट है। मतलब ये लिंक इतना करते हैं, ये सुबह और शाम की तरह कि जिस तरह सुबह के साथ शाम है, इसी तरह केमिस्ट्री के साथ फिज़िक्स है। इसलिए हम ये वो देखते हैं कि जितने भी लोग हमारे जितने भी स्टूडेंट जो हमारे पास मैथ्स के होते हैं, अगर हम बात करें इंटर की, कॉलेज के अंदर हमारे पास जब ये कैटेगरी अलग होती है, बायो और मैथ के अलग होते हैं, या प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अलग होते हैं। तो ये देखा गया है कि हमारे पास जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो मैथ्स को स्टडी करते हैं, तो मैथ्स की वजह से उनकी फ़िज़िक्स काफ़ी अच्छी होती है। जिस तरह हमारे पास मैथ्स फिज़िक्स के साथ कनेक्टेड है, इसी तरह फिज़िक्स हमारे पास केमिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये तीनों फील्ड आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर हम इसके कंपैरिजन में जाएं बायो में, तो ये हमारे पास बायो के स्टूडेंट्स या जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर हमारे पास जो मैथ्स की स्किल ना होना एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से हमारे को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। बट स्टिल अगर वो मेहनत करें तो केमिस्ट्री के ऊपर एक बेहतरीन कमांड हासिल कर सकते हैं, और ना सिर्फ केमिस्ट्री पे बल्कि फिज़िक्स के ऊपर भी एक कमांड हासिल कर सकते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि यार मैं फिज़िक्स को किस तरीके से समझूँ, फिज़िक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर पूरी कमांड उसको समझ जाते हैं, और फिर उसको हल करते हैं। एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है या फिज़िक्स है या मैथ्स है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक पॉसिबिलिटीज़ हो। मिसाल के तौर पे किसी भी एक्सपेरिमेंट की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो किताब की लाइन है या जो आपको टीचर ने कहा है वही उसका आंसर होगा। आप अपनी तरफ से भी आप अपनी बात को आप डिलीवर कर सकते हैं, जस्ट आपको उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता हो। ओन वर्डिंग्स का यूज़ करना आपके पास, मतलब कहते हैं कि अपनी ज़बान में ये वो बताना ज़्यादा बेहतर है। केमिस्ट्री के अंदर कोशिश की जाए कि रट्टे को ना लगाया जाए और चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा जाए। अब हमारे पास एक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आपको जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि हमारे पास जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमारे पास ये जो मोस्टली जो चीज़ें आती हैं, मतलब MCQs आते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखा जाए तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि यार वो फलाने साइंटिस्ट ने क्या किया, फलाने साइंटिस्ट ने क्या किया। इसको थोड़ी सी ये समरी लेके चलते कि हमारे पास सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं, जिसको हमें फादर ऑफ साइंसेस भी कहा जाता है, एरिस्टोटल, या जिसको उर्दू में हम कहते हैं अरस्तू। अरस्तू के नाम से ये वो जाने जाते हैं। अरस्तू साहब को लोग फादर ऑफ साइंसेस भी कहते थे। मतलब जितनी भी साइंस बनी है जो भी आज तक, वो हमारे पास अरस्तू ने डिस्कवर किया। अरस्तू के जो शागिर्द थे उनके स्टूडेंट्स थे प्लाटो। तो अफलातून, अरस्तू और अफलातून जो है, ये हमारे पास ये साइंस की जो बेसिक है फाउंडेशन, इन्होंने जो कहें कि अगर हमारे पास पायोनियर्स हैं जो इस चीज़ के, वो हमारे पास अरस्तू और अफलातून है।
अब हमारे पास अरस्तु साहब ने ये वो बात की थी कि हमारे पास जो ये चीज़ें हैं ना, जितने भी मैटर हैं, ये 4 चीज़ों से मिल के बनी है। पानी, हवा, आग और मिट्टी। ये 4 कंपोनेंट्स हैं किसी भी चीज़ के बनाने में। मतलब अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है उसके अंदर ही 4 एलिमेंट होते हैं, आग, पानी, मिट्टी और हवा। सेम इसी थ्योरी को ये लेके गए थे अफलातून, और उनकी बात समहाउ यही थी क्योंकि वो उन्हीं के शागिर्द थे। इस तरीके से हमारे पास साइंस की जो पहली जो ईंट रखी गई है उसमें ये बात की गई थी कि हमारे पास कोई भी अगर चीज़ है, अगर मैं पत्थर ले लूँ, मैं ईंट ले लूँ, प्लास्टिक ले लूँ, मैं रबड़ ले लूँ, कोई भी चीज़ है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी इंसान की बात कर लूँ, क्योंकि उस दौर में मेरे पास केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा, केमिस्ट्री डिस्कवर किया थी, केमिस्ट्री को जस्ट केमिस्ट्री तो नहीं, उस दौर में तो साइंस का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसका साइंस का कॉन्सेप्ट भी देने वाले यही थे अरस्तु साहब। तो इन्होंने कहा था जो इंसान है वो आग, पानी, मिट्टी और हवा से मिलके बना है। सेम इन्होंने कहा था जितनी भी चीज़ें वो सब इन 4 चीज़ों की मिलके बनी है, यानी कि इन 4 चीज़ों को एक ऐसे प्रोपोर्शन यानी कि इतने रेशो में मिक्स किया कि इंसान बन गया। हो सकता है कि 10% ये था, 10% ये था, 25% ये था, तो या हो सकता है कि हमारे पास 3 ये थे, 5 ये थे, 6 ये थे। मतलब हमने जिस तरीके से हम बिरयानी वो बनाते हैं उसी तरीके से अरस्तु ने कहा था कि यार अगर आप ये 4 चीज़ें डालोगे तो फिर आपका इंसान बन जाएगा, इंसान या कोई भी एलिमेंट। इसी चीज़ के बाद हमारे पास जो अरस्तु को फादर ऑफ साइंसेस भी कहते हैं, प्लाटो और डेमोक्रिटस, ये हमारे पास सेम यही थे। इनकी हमारे पास जो स्टार्टिंग की थ्योरी थी इतनी ज़्यादा ये अच्छी डिफाइन नहीं थी। ये हमारे पास कबल मसीह की बात है, BC बिफोर क्रिस्ट। इसमें जस्ट अगर जितने भी साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन बिफोर क्रिस्ट की है, उसकी समरी यही है कि इंसान पानी, मिट्टी, आग, हवा से मिलके बना है, और जो इंसान के अंदर ना कुछ पावर्स होती हैं जो उस दौर की थ्योरी से, वो पावर बाय मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल होती है। मतलब हमारे पास कुछ रूहें हैं जो हमें ताकत देती हैं जिसके ज़रिए इंसान ये वो काम करता है। जितनी भी साइंस की है ये समहाउ ये डिस्क्रिप्शन थी। इसके बाद हमारे पास कबल मसीह के बाद हमारे पास जो मसीह के बाद का जो एरिया उसके अंदर हमारे पास जो स्टार्ट किया वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया। मुस्लिम साइंटिस्ट के अंदर मोस्टली जो हमारे पास नाम आता है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ने केमिस्ट्री की अगर कहा जाए कि फ़र्स्ट हमारे पास लैब की फाउंडेशन रखी कि अगर लेबॉर्ट्री स्केल्स के अंदर हमारे पास जितने मेथड्स हैं एनालिसिस के मेथड, वो हमारे पास जाबिर बिन हयान ने बनाए। जाबिर बिन हयान के आपको कोई भी एक कंट्रीब्यूशन आप जस्ट आप वो रिवाइज कर लें, तो इसमें ये नहीं है कि रट्टा मारना ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जितने भी लेबॉर्ट्री के जो मेथड हैं एनालिसिस के, वो जाबिर बिन हयान ने मोस्टली इसको डेवलप किया। इसके अलावा हमारे जो अल राज़ी हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं, इनकी यहाँ कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है कि हमारे पास अगर दूध है, दूध को अगर मैं ख़राब करता हूँ, मैं उसके अंदर मैं कोई भी जरासीम डालता हूँ या रोटी का मैं टुकड़ा डालता हूँ, तो क्या होता है कि दूध के अंदर जरासीम ग्रोथ करते हैं। जब ग्रोथ करने के बाद वो दूध फटता है और दूध से बनती है दही। तो ये प्रोसेस जो है ये अल राज़ी ने बनाया था। फर्मेंटेशन की एग्जांपल क्या है कि अगर आपके पास साफ दूध है, उसको अगर आप उसके अंदर नींबू या कोई भी खाने का सोडा डाल के उसको अगर आप जलाएं, और जलाने के बाद उसके अंदर कोई भी खमीर डाल दें, खमीर या दही का पानी डाल दें, या फिर आप कोई रोटी का टुकड़ा डाल दें, तो उससे जो रोटी या दही के पानी के जो बैक्टीरिया हैं वो पूरे दही में फैलते हैं, उस दूध में फैलते हैं। तो उस दूध में जब फैलते हैं तो हमारे पास उस दूध को पूरा दही बना देते हैं। वो क्या होता है, हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ वहाँ पे होती है दूध पे, और इस तरीके से हमारे पास एक दही बनती है। ये प्रोसेस है हमारे पास फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमारे पास दूसरे मशरूबात या दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो एंटीबायोटिक बनती है, हम इसी तरीके से 7-8 दिन तक हम वो एक बैक्टीरिया को एक कल्चर के अंदर हम वो रखते हैं, और उसके बाद 7-8 दिन बाद हमारे पास दवाई बनती है, जिसकी एग्जांपल है पेनिसिलिन। अगर आप गूगल भी कर लें कि पेनिसिलिन की फर्मेंटेशन कैसे होती है, वो ड्रम के अंदर पेनिसिलिन है ये वो बनती है। इसके बाद है हमारे पास अल बैरूनी
ने हमारे पास डेंसिटीज़ के ऊपर बात की। डेंसिटीज़ क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी एक मेटल है, मिसाल के तौर पे एक सिक्का है और एक मेरे पास तकिया है और एक मेरे पास ब्लॉक है, एक मेरे पास प्लास्टिक का टब है। अब अगर मैं बात करूं, जो टब का वज़न है, प्लास्टिक के टब का वज़न बहुत ज़्यादा कम है अगर मैं उसको कंपेयर करूं मेटल के ब्लॉक से। मिसाल के तौर पे अगर आप एक मेटल का ब्लॉक ले लें, या इसकी आसान सी एग्जांपल ये है कि अगर आप एक प्लास्टिक की आप प्लेट ले लें, प्लास्टिक की प्लेट लें और एक आप लोहे की प्लेट लें, तो इन दोनों के जो वज़न में ना फ़र्क होता है। आप प्लास्टिक का गिलास ले लें, आप शीशे का गिलास ले लें और आप लोहे का गिलास ले लें, तो इस तरीके से क्या है कि डेंसिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। डेंसिटी की अगर बात की जाए, डेंसिटी कहते हैं कॉन्सेप्ट है मास पर वॉल्यूम, कि उसका मास कितने वॉल्यूम को कवर अप कर रहा है। अगर एक सिक्का है वो कितने वॉल्यूम पे आ रहा है, जस्ट इतने से, और एक जो टब है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर मैं टब के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करूँ तो उसकी डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास कम होगी, लो डेंस है। अगर मैं एक डंबल लेता हूँ मिसाल के तौर पे, जो कि वेट अगर वो 5 kg का डंबल है, वो उसका मास ज़्यादा है बट वो कितना कम वॉल्यूम को कवर अप कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है डेंसिटी का। डेंसिटी क्या है कि वो चीज़ कितनी जगह पर आ रही है, उसका वज़न कितनी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं बात करूं, आप एक बड़ी सी चादर लें और उसके अंदर एक खाली टब रख दें तो आपको इतना फील नहीं होता, लेकिन आप बड़ी सी चादर में उस टब की जगह आप छोटी सी जगह पर अगर आप वो वज़न रख दें तो वो ज़्यादा डेंस है और उस पर इस तरीके से कितने वज़न आ सकते हैं। तो आप इससे उसकी कंपैक्शन या उसकी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को भी देख सकते हैं। तो जितना कंपाउंड ज़्यादा डेंस है उतना ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट है, मतलब जुड़ा हुआ है। आमतौर पे जो मेटल होते हैं वो हाई डेंसिटी के मालिक रखते हैं, और जो हमारे पास नॉन मेटल्स, अगर मैं बात जाऊँ पॉलीमर्स की तरफ, प्लास्टिक पॉलीमर्स, वो हमारे पास लो डेंस होते हैं। आमतौर पे नॉन मेटल भी डेंसर हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रैक्टिकल लाइफ में या छोटी लेवल के अंदर जो आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारे पास वॉल्यूम जो होता है या किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास डेंसर नहीं है। लेकिन मेरे पास अगर बात किया जाए एयर, जैसे हमारे को पता है ना सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमारे पास 3 स्टेट्स हैं। तो इसको समझना ज़रूरी है कि गैस हमारे पास सबसे कम डेंसर होती है, लिक्विड उनसे थोड़ा सा ज़्यादा डेंसर है और सॉलिड उनसे काफ़ी ज़्यादा डेंसर है। तो डेंसिटी के अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसका भी रोल है, पार्टिकल्स के बिहेवियर का भी रोल है, और पार्टिकल की स्टेट का भी, कि पार्टिकल किस चीज़ में अवेलेबल है। इब्न सीना को हमारे पास जो रोल है, इनका मेडिसिन में रोल है। जितनी भी हमारे पास मेडिसिन की जो है बुक्स हैं वो इब्न सीना साहब ने लिखी हैं। अच्छा, रॉबर्ट बॉयल, जे ब्लैक, जे प्रेस्ली, इन्होंने हमारे पास क्या हुआ था कि हमारे पास रॉबर्ट बॉयल्स का बॉयल्स लॉ आया था, और ये हमारे पास गैस का लॉ है जो हम फिजिक्स के अंदर हम ये वो डिटेल में पढ़ेंगे कि उन्होंने कहा था कि अगर गैस को, अगर मैं एक गैस के पार्टिकल हैं, जब मैं उनको मैं कंप्रेस करता हूँ तो वो सिकुड़ते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक पिस्टन है, या इसको समझने के कि अगर आपके पास एक खाली पतीली है या उसको अगर आप हीट करेंगे तो पतीली के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे। मतलब अगर आप खाली पतीली के अंदर आप पानी डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, और जब पानी उबलता है तो उसके अंदर एनर्जी बढ़ती है जिसकी वजह से उनका प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से वो ढक्कन हिलाते हैं या ढक्कन से बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारे जो गैस के जो 2 लॉ हैं, ये हमारे पास बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ थे। ये हम फिजिक्स में हम ये वो देखेंगे। अच्छा, जे ब्लैक को अगर आपने याद रखना हो, जे ब्लैक की स्टडी थी कार्बन ब्लैक से आप याद रख सकते हैं कार्बन। जे प्रेस्ली ने हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर काम किया था। जे ब्लैक और जे प्रेस्ली का हमारे पास जो एरा है वो सेम है, मतलब ये दोनों का सेम एरा है, मतलब ये करीब करीब के। इसका शेल, कैवेंडिश और डिविस्लर, जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन का हमारे लिए ज़रूरी है कि उन्होंने पास एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। ये हम आगे जाके हम जो पढ़ेंगे कि एटॉमिक थ्योरी क्या है,
कैवेंडिश ने हमारे पास हाइड्रोजन बनाई थी, इसके ऊपर हमारे पास फर्स्ट ईयर में पूरे चैप्टर आएगा हाइड्रोजन का। और जब इसने हमारे पास ऑक्सीजन को वो बताया था, और उसकी ऑक्सीजन की उन्होंने स्टडी की थी कि हमारे पास जो हवा है उसमें आम तौर पे 20% क्या है ऑक्सीजन, अगर हमारे पास जो एयर है उसमें 20% ऑक्सीजन है। ये बात लेविस ने की थी। एवोगाड्रो ने आपके पास एवोगाड्रो नंबर, या जिसको Na के नाम से आप ये जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम जिसकी पावर है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स का उन्होंने बताया था। एवोगाड्रो लॉ दिया था कि उसमें कहा था कि किसी भी पार्टिकल के एक मोल के अंदर हमारे पास कितने एटम होते हैं। तो ये एवोगाड्रो ने हमारे पास थियोरेटिकल वैल्यू दी थी कि अगर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 या टाइम्स 23 करके हमारे पास एक वैल्यू है। इसी तरह जैक चार्ल्स ने चार्ल्स का बात की थी, इससे पहले मैंने बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ की बात की थी, उन्होंने गैस के लॉ दिए थे। जे बर्जीलियस ने हमारे पास फार्मूला और एक इक्वेशन सिस्टम के ऊपर काम किया था। हमारे पास पेटेट ने मोलर हीट के ऊपर काम किया था। ये हमारे पास ये टर्म्स, ये हम वो चैप्टर में जाके आगे देखेंगे। मेंडलीफ ने हमारे पास पीरियोडिक टेबल बनाया था। पीरियोडिक टेबल के ऊपर हमारे पास एक चैप्टर है। हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट का चैप्टर है, ये सॉल्यूशन में आएगा। मोलर स्पेसिफिक हीट जब हम ये चैप्टर देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे इक्वेशंस को, हम ये वो इसी चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। इक्वेशन के बाद हमारे आर्हेनियस ने हमारे पास एसिड बेस थ्योरी के ऊपर काम किया था कि हमारे पास डिफरेंट एसिड बेस होते हैं, कि बहुत से कंपाउंड होते हैं वो तेजाबियत करते हैं और बहुत से कंपाउंड तेजाबियत नहीं करते। तेजाबियत किस सेंस में, अगर मैं उस कंपाउंड को पानी में डालूंगा या तो वो H देगा या हमारे पास OH बेस देगा। तो जो H प्लस होते हैं प्रोटॉन देने वाले वो एसिड हैं, जो प्रोटॉन लेने वाले वो बेस होते हैं। माइकल जे फ्राइडे या माइकल फ्राइडे ने हमारे पास फ्राडेस लॉ ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का लॉ है कि किस तरीके से करंट पास होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जे थॉमसन ने हमारे पास इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, थॉमसन मशहूर है। नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल को दिया था। रदरफोर्ड, नील बोहर, ये दोनों हमारे पास एटॉमिक मॉडल हैं जिसके ज़रिए इन लोगों ने हमारे स्ट्रक्चर बताया था कि किसी भी एटम के अंदर हमारे पास जो एटम्स, अगर मैं एक एटम की बात करूं तो उनके मुताबिक ये था कि अगर एटम का जो सेंटर है वो कंसंट्रेटेड है और उसके इर्द गिर्द खाली हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास एटॉमिक मॉडल था। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। तो ये हमारे पास जो मॉडल था ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट आएगा गोल्डफॉर्ड एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास एक डिटेल टॉपिक है, रदरफोर्ड ने किस तरीके से इसको डिस्कवर किया। तो ये हमारे पास कुछ हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव के हवाले से बात है। हमारे पास ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट या प्लाज्मा को अगर हम बात करें, हमारे पास एक चीज़ आती है सॉलिड आता है, उसके बाद हमारे पास आता है लिक्विड और गैस आता है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि और हमारे पास स्टेट्स है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा समहाउ आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच में आप ये स्टेट्स को अगर आप डालने से हम सॉलिड में आप प्लाज्मा को कंसिडर कर सकते हैं। हमारे पास ब्रोगली ने हमारे पास नेचर्स के बिहेवियर, ये नेचर के अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर के डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेव्स के ऊपर बात की थी ब्रोगली ने। हमारे पास इस तरीके से बहुत से हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारे लिए 2 से 3 मुस्लिम साइंटिस्ट के हमारे को कंट्रीब्यूशन याद हो, क्योंकि हमारे को पता कैसे चलेगा कि कौन सा साइंटिस्ट मुस्लिम है या फिर हमारे पास कोई कंट्रीब्यूशन पूछी जाती है। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट अगर कोई चीज़ डिस्कवर करता है तो साइंटिस्ट का नाम आता है, जैसे कॉर्नेल लॉ, चार्ल्स लॉ, यहाँ रदरफोर्ड या जे थॉमसन या फ्राइडेस लॉ। नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट में वो हमारे पास जो लॉ बनते हैं वो अपना नाम यूज़ करते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट में उसका प्रिंसिपल यूज़ होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी मुस्लिम साइंटिस्ट ने, जैसे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कोई बुक लिखी है, इनका कोई लॉ है, तो ये नहीं होगा इब्न सीना लॉ, उसके अंदर क्या होगा, लॉ ऑफ मेडिसिन। तो ये मुसलमानों के साथ एक ज़्यादती है, या कहा जाए कि मुसलमानों को कमज़ोर दिखाने का ये एक नतीजा है, या उसको कहते हैं कि उसको कमज़ोर किस तरह दिखाएं कि अगर नॉन मुस्लिम या इंग्लिश पीपल जो हमारे पास जो डिस्कवरीज करते हैं
उसके अंदर हम उसको साइंटिस्ट का नाम देते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान डिस्कवरी करता है तो उसको साइंटिस्ट का नाम नहीं देते, उसके अंदर उस कंपाउंड का नाम देते हैं जो चीज़ उसने बनाई है। मिसाल के तौर पे राजी ने हमारे पास फर्मेंटेशन का प्रोसेस बनाया तो इसको राजी प्रोसेस नहीं कहते। अगर ये कोई साइंटिस्ट बनाता, मिसाल के तौर पे ब्लैक जेम्स बनाता तो जेम्स प्रोसेस कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो इस ज़्यादती को भी देखा जाता है कि आमतौर पे अगर हम पर जितनी भी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव के अंदर ही हम फिज़िक्स केमिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि हमारे जो कंट्रीब्यूशंस को जब हम ये वो देखते हैं तो हमने ये बात को नोटिस किया है कि हम पर जो अगर कोई मुस्लिम साइंटिस्ट अगर किसी चीज़ को डिस्कवर करता है तो उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, या उसको हमारे पास जो उसकी जो नेमिंग है उसके वर्क की वो ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास जो कहें कि उसकी जो बेसिक है वो उसके प्रोसेस पे रखती है। और जबकि नॉन मुस्लिम करता है तो वो साइंटिस्ट खुद अपना पर्सनलाइज नाम भी यूज़ कर लेते हैं। ये एक अच्छा हमारे पास केमिस्ट्री है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री बेसिकली अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री इज द ब्रांच दैट डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। आपने केमिस्ट्री को सिर्फ ये बात रखनी है कि यार इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री दैट डील इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। बेसिकली केमिस्ट्री क्या है कि आपके पास कोई भी चीज़ जो बन रही है, प्लास्टिक, पेन, रबड़, कोई भी चीज़, एलईडी, मोबाइल, हेडफोन, कोई भी चीज़ है वो छोटे छोटे से एलिमेंट्स या एटम से मिलकर बनी है। उस एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटे छोटे एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जस्ट सिंपल सी बात है। केमिस्ट्री आपकी लाइफ में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक केमिस्ट्री, हर चीज़ में केमिस्ट्री। जो भी चीज़ आपके इर्द गिर्द है वो केमिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में मोबाइल है, ये भी केमिस्ट्री है। आपके सामने स्क्रीन है, ये भी केमिस्ट्री। आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो भी केमिस्ट्री है। आप जिस बिस्तर पे बैठे हैं वो भी केमिस्ट्री है। आप जिस लाइट में पढ़ रहे हैं वो भी केमिस्ट्री। हर चीज़ केमिस्ट्री है। आप जो खाना खा रहे हैं वो भी केमिस्ट्री है। हर चीज़ केमिस्ट्री है। तो इसको भी हम आगे जाके ये डिटेल में देखेंगे किस किस्म की केमिस्ट्री, कौन सी टाइप से, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इस तरीके से टाइप है। इस चीज़ को, इस पैराग्राफ को आपने खुद ही रीड करना है, पता चलेगा आपको क्या। अब यहाँ पर इन्होंने एक असेसमेंट दिया हुआ है कि आप अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी केमिस्ट्री है उसकी आप लिस्ट बनाएं और आप देखें कि किस तरह ये हमारे पास लिंक करती है केमिस्ट्री से। फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स इन सोसाइटी का ये हमारे पास एक रोल है कि हमारे पास सॉल्ट्स का रोल क्या है। तो सॉल्ट्स का हमारे पास रोल है फर्टिलाइज़र्स में, मेडिकल यूसेस में, फूड फ्लेवरिंग में, केमिकल्स में, सिल्वर सॉल्ट में, फूड में। अगर हम हमारे को ये पता है जो नमक है उसको अगर हम खाने में डालते हैं उसका जायका आता है। नमक का जो पानी है उससे हमारे पास ड्रिप बनती है। हमारे पास जो नमक है वो खाद पौधों को उगाने के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट अमोनियम्स के सॉल्ट हैं वो हमारे पास यूज़ होता है। अच्छा, नमक से हमारे पास कैल्शियम ग्रुप है, कैल्शियम ग्रुप से हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कॉस्मेटिक्स हैं। हमारे पास सिल्वर ग्रुप, सोडियम के ग्रुप्स हैं जो कि सोडियम सिट्रेट वगैरह या सिट्रेट फैमिली जो है जो कि हमारे पास लीमू में होती है, विटामिन सी वगैरह सिट्रेट फैमिली। तो इस तरीके की हमारे पास एक प्रैक्टिकली एक चार्ट दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास डिफरेंट सॉल्ट्स का रोल है। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में ये जस्ट यही है कि हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं। और अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास बेसिक क्या देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कि वो लाइफ या बायो लाइफ से रिलेटेड है। वो चीज़ें जो जानदार हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, या वो चीज़ें जो जानदारों के अंदर पाई जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद इसकी डेफिनेशन को चेंज किया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड हैं इसकी स्टडीज़ को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर एक्सेप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। उसके रीज़न है कि क्यों, लेकिन हमारे पास जो स्टडी ऑफ अ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये हमारे पास कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक और टर्म यूज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स कैसे कहते हैं? हाइड्रो जो रेफर करता है हाइड्रो, ये वाटर को, ये हमारे पास हो गया वाटर को, वाटर का फॉर्मूला H2 है। अगर मैं इसके साथ कार्बन लगा दूं तो
तो ये क्या बन गया CH2O। तो ये कंपाउंड कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है हमेशा 2:1। अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे तो 1 ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा तो ये आधा होगा, नहीं ये 2 होंगे। तो ये चीज़ समझना है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है H2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, कार्बन एक ही होता है। तो ये अगर मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद 6 हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कितनी होगी, 3 होगी, उसके हाफ है ये। अगर यहाँ 2 है तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब हम बॉन्डिंग में देखेंगे तो हमारे को वहाँ पर इसके यूज़ होगा कि हमारे को समझना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली हमारे पास ये हमारे पास जो है ये एलिमेंट्स की है, जो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन के अलावा है। फिजिकल के अंदर हम जो उसकी प्रॉपर्टीज़ और रिलेशन देखते हैं कि मैटर के साथ उसका प्रॉपर्टी का रिलेशन क्या। मिसाल के तौर पे मैं जो नमक है, जो मैं नमक का पानी जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं फिजिकल केमिस्ट्री में देखूँगा या सोल्यूशन केमिस्ट्री में देखूँगा कि मैं जब नमक को मैं पानी के गिलास में डालता हूँ, जब मैं चम्मच हिलाता हूँ तो ये किस तरीके से ये हल होता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं देखता हूँ कि यार बहुत से ग्लूकोज वगैरह हैं, जो ग्लूकोज है, आप जो खाना खाते हो वो खाना किस तरीके से हल होगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मिसाल के तौर पे आपके हाथ में प्लास्टिक का पेन है या आपके कानों में हैंड फ्री है, तो ये प्लास्टिक कैसे बना, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री जितनी भी चीज़ें हम लोग खाने में खाते हैं, प्रोटीन, कार्ब, लिपिड्स, ये सब हमारे पास जो है बायो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वो चीज़ें पढ़ते हैं, वो चीज़ें जो हमारे इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास गिलास हो गए, प्लास्टिक्स हो गए बहुत सी, या मेडिसिन्स हो गई। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी एक कॉमन एग्जाम्पल है कि बहुत सी घड़ियाँ होती हैं आपके पास जो कि खुद ही ग्लो करती हैं, फ्लोरेसेंस। घड़ियों के अंदर अगर घड़ियों की जो सुई होती है, जो घड़ियों के अंदर जो सुई होती है टाइम बताने में, खुद ही वो चमकती है, ये कहलाते हैं फ्लोरेसेंस कंपाउंड। ये हमारे पास न्यूक्लियर कंपाउंड जो हैं या फ्लोरेसेंस कंपाउंड की जो हमारे पास स्टडी है वो हमारे पास होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री या फ्लोरेसेंस केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम वो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आमतौर पे अमोनिया फैमिली जो होती है NH3 के बारे में पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम वो पढ़ते हैं कि किसी भी वो टेक्निक्स, एनालिटिकल का मतलब है या एनालिटिक जो निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब है मुशाहिदा करना, किसी भी चीज़ को देखना, उस पर गौर व फिक्र करना, सही है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप वो टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं जिसके ज़रिए आप डिफरेंट टेस्टिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये टेस्ट करना है, यार ये जो आपने जो नमक का पानी बनाया इसमें कितना नमक है, तो आप क्या लगाते हो, आप pH मीटर लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई टेस्ट करते हो, कंडक्टिविटी टेस्ट। मिसाल के तौर पे आपने चीनी का वो बनाया, जूस शरबत बनाया, उसमें आपने चीनी डाली। अब आप उसको चेक कैसे करोगे, आप तो चेक करते हो कि मिसाल के तौर पे आपने चम्मच से चखा, आपने उसकी वो मिठास चेक कर ली। लेकिन केमिस्ट्री में हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए हम उसकी मिठास वगैरह या कोई भी चीज़ है हम चेक कर सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री रिलेट करती है हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स के लिए। ग्रीन केमिस्ट्री ये हमारे पास जितनी भी सल्फ्यूरिक कंपाउंड है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो कंपाउंड जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो कंपाउंड जैसे हमारे पास ओजोन गैसेस है। थोड़ा सा इसके बारे में देखिएगा गूगल में, ओजोन गैसेस क्या होती है। ओजोन गैसेस क्या होती है, जो हमारे पास जो हमारी अर्थ के ऊपर एक सेफ्टी है, हमारे एटमॉस्फेयर एक ओजोन लेयर है। वो कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, जब वो हमारे पास इंडस्ट्री से सल्फ़र निकलता है तो सल्फ़र क्या होता है, वो जो एक लेयर है उस गैस की, उसको डैमेज करती है और उसके बाद हमारे पास वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है कि मतलब वो जो हमारे ये डैमेजिंग का प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे एसिड रेन होती है, ये कहा जाता है कि शुरू की बारिश में मत नहाए। क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रीज़ का जो धुआं निकलता है वो हमारे पास आसमानों में होता है, तो जब वो बारिश होती है तो वो धुआं अपने साथ डिज़ोल्व करके ला रही होती है, तो उसको हम कहते हैं एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश। तो इसके बारे में भी आप देखें, क्वांटम हमारे पास ये मॉलिक्यूलर की स्टडी है, मॉलिक्यूलर एप्लीकेशन जो कि फिजिक्स के साथ रिलेटेड है। उसके अंदर क्वांटा के बारे में है कि चार्ज पैकेट्स, बहुत सी हमारे पास डिटेलिंग है। अच्छा, इसको रीड करना बेहद ज़रूरी है।
जितने भी ब्रांचेस हैं इसको पढ़ना, आपने जस्ट एक बार इसको रीड करना, कोशिश करें इसमें से कोई सी भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से याद रखें कि आपको एटलीस्ट 5 से 6 ब्रांचेस का पता हो प्लस एग्जाम्पल, 5 से 6 ब्रांचेस का पता हो प्लस एग्जाम्पल। आपके पास 5 से 6 ब्रांचेस हैं वो आपको पता हो और आपके पास एग्जाम्पल। अब एक सवाल आता है यार इसको मैं लिखूंगा कैसे, तो इसका ये एक याद है कि अगर कभी भी पेपर में सवाल आता है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है आपके पास, डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स फॉर ब्रांचेस, और यहाँ पर लिखा आता है एनी 3 या 4 या 5, इस तरीके से आपको सवाल लिखते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करना है। केमिस्ट्री के डिफ़ाइन करने के लिए आप एक चीज़ है पेपर अटैम्प्ट करने की टेक्निक, वो आप देखें। आपने जस्ट लिखना है केमिस्ट्री, लिखा आपने केमिस्ट्री, तो आपने लिखना है इट इज़ डिफाइंड एज, ये लाइन आपके पास जो है इट इज़ डिफाइंड एज, ये हर पेपर में आपके पास कॉमन है, हर डेफिनेशन में आपके पास। जैसे बायो केमिस्ट्री है तो आपने क्या लिखना है, इट इज़ डिफाइंड है, और फिर उसके बाद आपने पेज के सेंटर में केमिस्ट्री इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द branch of science that deals with the composition of matter और एलिमेंट, मतलब वो चीज़ें जिसके अंदर आप कंपोजिशन प्रॉपर्टीज ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। सही। नेक्स्ट आपने देनी मिसाल के तौर पर नेक्स्ट आपके पास आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल आपको ये डेफिनेशन याद है, आपने क्या याद है, आपने सेम वही लिखना है, इट इज़ डिफाइंड एज, और आपने इसके बाद वही जो अगर आपके पेजेस की लाइन है आपने लिखते हैं द ब्रांच ऑफ क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the analysis मतलब उन चीज़ों को चेक करने के लिए, और एनालिसिस का दूसरा मतलब है चेकिंग, एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड्स, मतलब इस तरीके से हम कंपाउंड को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास होती है एनालिसिस के अंदर हमारे पास होता है कंडक्टिविटी के ज़रिए भी हम चेक कर रहे होते हैं कि करंट पास करते हैं। पीएच मीटर ये भी एनालिसिस है, टाइट्रेशन एनालिसिस है, ये सब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस सवाल को हल करने का तरीका क्या है कि आपने देखिए इस सवाल में 2 लाइनें आपकी सेम है, आपने ब्रांच का नाम वो पेपर में जो भी आती है इट इज़ डिफाइंड एज, फिर आपने क्या किया द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील्स विद, यहाँ तक तो ये तमाम ब्रांचेस में सेम में होगा, द ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील्स विद, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील विद, आखिर में एक ही लाइन चेंज है। एनालिटिकल में दी एनालिसिस हो गया, और आपके पास जो हमारे पास हो गया केमिस्ट्री के अंदर वो दी कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। अब आपने इसको पेपर के अंदर अगर एक और चीज़ समझना ज़रूरी कि अगर पेपर आता है, पेपर के अंदर एक चीज़ का समझना है कि आपने जितनी भी ब्रांचेस हैं आपके पास, अगर ये पेपर के मार्जिनस हैं, आप कोशिश करें कि एक जो अपना मार्जिन बनाए, जो पहली लाइन है वो इतनी हो कि आपकी 2 उंगलियों के बराबर, मतलब आपके पास यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर 1 उंगली 2 उंगलियों का गैप हो पेपर के ऑर्डर से, तो आपने लाइन लगानी है। आपने यहाँ पर उस केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, मिसाल के तौर पे ये मैंने पहली ब्रांच अगर कही है एनालिटिकल केमिस्ट्री, सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसके नीचे से लिखा है, मैंने उसके सामने नहीं लिखना है कभी भी, बेहतर है कि आप उसके नीचे लाइन से लिखें इट इज़ डिफाइंड एस। अब ये डिफाइंड एस के बाद आपने फिर लाइन चेंज करना है, कॉमे में लिखना है द ब्रांच ऑफ साइंस ब्ला ब्ला ब्ला, और ये कॉमे को ख़त्म करना है। फिर आपने इसके बाद इसी तरीके से करना है। अगर आपके पास एक सवाल होता है तो आपने जस्ट इधर इस तरीके से एक लाइन लगा के फिर क्वेश्चन नंबर
टू स्टार्ट करना है। अगर आप लाइन नहीं भी लगाते तो आपके सवाल लैंड होने के बाद आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 डालना है वो इतना हो कि वो विजिबल हो कि पढ़ने वाले को समझ आए कि यार इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। पेपर के वो जहाँ पे जो पेपर अटैम्प्ट की जो स्किल्स होती हैं उसके ऊपर भी हम ये वो बात करेंगे इसके साथ साथ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको साथ साथ बताऊँगा किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास है ब्रांचेस का। अब हम पे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके अंदर ब्रांचेस के बाद हमारे पास ब्रांचेस हमने रीड कर ली बुक की पेज नंबर 8 तक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट डेफिनेशंस, हम उसको स्टार्ट करेंगे इसके बाद।